कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा टॉपिक है किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है हमारे भविष्य को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार है समय के साथ बढ़ता जा रहा है और वास्तव में जो विज्ञान का शुरुआत है वो इस तरह से हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज में लोग क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते थे और क्रिश्चियन धर्म के नाम पर या बाइबल के नाम पर या चर्च के नाम पर लोगों का शोषण किया जाने लगा। एक्चुअली बाइबल को परिवर्तित किया गया या क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले जो सेंट्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को चेंज कर दिया। तो उसकी वजह से अभी जो सुप्रीम ट्रूथ या जीसस क्राइस्ट उनको गलत रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा और ऑफिशियल क्रिश्चियनिटी या एक हुए सेंट ऑगस्टीन, उनके काल में लोगों का धर्म के नाम पर शोषण होना चालू। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अभी हमें चर्च नहीं जाना है, हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करना है, हम अपने तरीकों से भगवान को ढूंढेंगे, अपने तरीकों से परम सत्य को खोज निकालेंगे। तो इस तरह से जो विज्ञान है वो प्रारंभ हुआ। तो विज्ञान का प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि जो समकालीन धार्मिक लोग थे वो उनके उत्तर नहीं दे पा रहे थे और इसीलिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया कि हम अपने तरीके से भगवान को ढूंढेंगे, परम सत्य को ढूंढेंगे। इस तरह से विज्ञान चालू हुआ। तो धीरे धीरे अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग खोजें हुई, टेक्नोलॉजी का विकास होता गया। तो उस दौड़ में क्या हुआ कि जो परम सत्य को ढूंढना था, भगवान को ढूंढना था, वो तो साइड में रह गया और हम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस में फंस के रह गए। हमें लगने लगा अगर साइंस ये करके दिखाता है कि प्रकृति को भी चेंज कर दे, है ना, जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ बारिश हो सकती है, ऐसे खेती जो है, एग्रीकल्चर है, वो उसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। तो ऐसे कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगे, ऐसे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लेके आएंगे जहाँ पे उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा। या ट्रांसपोर्टेशन, लोग पहले पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी है या बैलगाड़ी उससे जाते थे, तो हम कार लेके आएंगे, ट्रेन्स लेके आएंगे, ट्रक लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। तो लोगों का विज्ञान के ऊपर एक विश्वास बढ़ना चालू हुआ और जो विज्ञान है धीरे धीरे जो थियस्टिक साइंस थी उससे चेंज होना चालू हुआ, एथियस्टिक साइंस में परिवर्तित हो गया। तो जहाँ से विज्ञान चालू हुआ था थियस्टिक साइंस से कि भगवान की सत्ता को स्थापित करने से धीरे धीरे प्रकृति के नियमों से उन्होंने खिलवाड़ करना चालू कर दिया और उसमें उनको एक हद तक सफलता मिली। अब जैसे बहुत गर्मी है तो एसी है, ठीक है, तो गर्मी बहुत लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, थोड़ी देर हम एसी में बैठेंगे, हाँ अच्छा अच्छा लगा, है ना। बहुत ठंडी है तो हीटर लगा हुआ है, थोड़ा सा हाथ सेकेंगे, अच्छा लगेगा। तो कुछ प्रकृति के नियमों को उन्होंने कुछ समय के लिए बदलना चालू किया। तो इससे ये लगने लगा कि विज्ञान सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि अगर विज्ञान बोलेगा भगवान है तो लोग मानेंगे और विज्ञान बोलेगा कि भगवान नहीं है तो लोग नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति आ गई। तो ये एक भक्त है, उन्होंने एक मेल भेजा है। उन्होंने चैट जीपीटी में जाकर सर्च किया है, उन्होंने सर्च किया कि अगर चैट जीपीटी शैतान होता, सैटन को क्या बोलेंगे, है? एक एक कोई बोलिए, डीमन तो हो गया, सैटन को हिंदी में क्या बोलेंगे? दैत्य, शैतान।
अगर चैट जीपीटी शैतान होता तो 21st सेंचुरी में संसार को कैसे खत्म करेगा? ऐसा किसी ने क्वेश्चन डाला चैट जीपीटी। इफ यू वेर ए सैटन व्हाट वुड यू डू टू डिस्ट्रॉय मैन इन 21st सेंचुरी? ये एक भक्त ने सर्च किया चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी का क्या आंसर आया वो बहुत बहुत अच्छा आंसर है। तो चैट जीपीटी ने कहा कि अगर मैं सैटन होता, अगर मैं दैत्य होता और मानवता को 21st सेंचुरी में नष्ट करने का प्रयास करता, तो मैं उसके ऊपर डायरेक्ट प्रहार नहीं करता, है ना, प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को मारने का प्रयास नहीं करता। धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाता जिससे उनका नैतिक, आध्यात्मिक और सोशल फाउंडेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता है। ये कुछ तरीके हैं, उसने 10 तरीके बताए चैट जीपीटी ने कि कैसे वो संसार को खत्म करेगा। ठीक है, तो अभी अपना फोन सर्च ना करें कोई। तो क्या बोलना है चैट जीपीटी? आई वुड फोकस नॉट ऑन ओवर्ट इविल। मैं डायरेक्ट बुराइयां फैलाऊंगा, है ना, कुरीतियां फैलाऊंगा, वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सटल सिस्टेमेटिक स्ट्रेटेजीज दैट इरोड द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनकी नैतिक, उनका आध्यात्मिक और उनका सोशल जो फाउंडेशन है वो धीरे 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 खत्म करता जाऊंगा। ये चैट जीपीटी का आंसर है। ओके, तो पहले कैसे खत्म करेगा ह्यूमैनिटी को 21st सेंचुरी में? रीडिफाइन ट्रूथ एज रिलेटिव। सत्य को क्या बोलेगा? सत्य क्या है? कोई सत्य है ही नहीं, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसा कुछ है ही नहीं। कोई परम सत्य है या परम ऑथोरिटी है या ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। और क्या वो आइडिया प्रमोट करेगा? योर ट्रूथ एंड माई ट्रूथ आर इक्वली वैलिड इवन व्हेन कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म। क्या हो गया है? सब सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है। ऐसा मत बोलो, इस्कॉन वाले बहुत बोलते रहते हैं ये सही है ये गलत है, इसको फॉलो करो इसको फॉलो नहीं करो। सब सही है, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। कोई परम सत्ता नहीं है, अभी परम सत्ता नहीं है तो उसके नियम नहीं है, नियम नहीं है तो सही गलत नहीं है, सही गलत नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है, पाप पुण्य नहीं है तो जिसको जो मर्जी आए वो करेगा। अभी कुछ डिफाइन नहीं है ना, कुछ लॉज डिफाइन नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रैफिक ट्रैफिक में बहुत लोग गाड़ी चला रहे हैं, अभी वहां पे कुछ गवर्नमेंट या जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो डिफाइन नहीं है। अब सब क्या सोच रहे हैं? मैं अपने अनुसार गाड़ी चलाऊं। तो भाई मुझे तो राइट साइड में मजा आता है चलाने, बोल रहा है मुझे लेफ्ट साइड मजा आता है, और मुझे तो सीधे जाता हूँ फिर बैक गियर मारता हूँ फिर थोड़ा चलता हूँ फिर बैक गियर मारता हूँ। सब सत्य है, सब सही है, राइट वाला भी सही है, लेफ्ट वाला भी सही है, और आगे चल के बैक गियर मारने जाना वो भी सही है। सब सही है, कोई नियम तो है ही नहीं। करेक्ट? तो आपको अगर मैरिज करना हो तो अच्छा है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना हो तो भी बढ़िया है, इलिसिट अफेयर रखना हो तो भी बढ़िया है, क्योंकि पाप और पुण्य जैसा कुछ है ही नहीं, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी जैसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब कौन उड़ गया? शास्त्र उड़ गए, शास्त्रों को हटा दिया, अभी जीवन में कोई ऑथोरिटी नहीं। और ये क्या बोल रहा है चैट जीपीटी कि लोगों को एलर्जिक बना देंगे, किसके प्रति? ऑथोरिटी के प्रति, ट्रेडिशन के प्रति और मोरल एब्सोल्यूट्स के प्रति। लोग ऑथोरिटी शब्द से ही चिढ़ना चालू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मैं किसी क्यों सुनूं, मेरी मर्जी, मैं कुतुब मीनार में घर बनाऊं मेरी मर्जी,
जिसकी जो इच्छा वो करेगा। ट्रेडिशन, हम ट्रेडिशन से नहीं चलते, हम किस पे चलते हैं? इनोवेशन पे चलते हैं। ट्रेडिशन वाले लोग तो वो लकीर के फकीर होते हैं। हम क्या किस पे विश्वास करते हैं? इनोवेशन पे विश्वास करते हैं, नई नई चीज लेके आएंगे। और मोरल एब्सोल्यूट्स, ऐसा कुछ नहीं होता, सही गलत कुछ नहीं होता। कई बार लोगों के पास में जाते हैं गीता या भागवतम लेके, तो लोग क्या बोलते हैं? देखिए, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, सबका भला हो। हम गीता नहीं पढ़ते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम करते हैं, और हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचते। अभी अच्छा सोचना और बुरा सोचना, इसको कौन डिफाइन करे? क्या कहलाएगा सही और क्या कहलाएगा गलत? तो ये सबसे पहले जो ट्रुथ है ना, जिसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक ट्रुथ, स्वतः सिद्ध प्रमाण। तो ये आज के जो शैतान है, आज के जो दैत्य लोग हैं, वो क्या करेंगे? सबसे पहले शास्त्रों से लोगों का श्रद्धा को हटा देंगे, और जैसे शास्त्रों से श्रद्धा को हटाएंगे, वैसे हर साल नई पॉलिसीज आना चालू होगी, वैसे हर साल नया नियम बनना चालू होगा। आज ये सही है, फिर ये चेंज होगा, दूसरा सही आ जाएगा। तो इसीलिए आजकल ये क्या चलने का है? यू आर राइट, आई एम राइट। तुम भी सही हो और मैं भी सही हूँ, तुम्हारा ओपिनियन भी सही है, इसका ओपिनियन भी सही है, इसका ओपिनियन भी सही है, इसका ओपिनियन भी सही है। इसीलिए आजकल कोई ऐसा सुनना नहीं चाहते कि आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको छोड़ दो, या ये सही है और ये गलत है, गलत चीजों को नहीं करना। अभी कुछ सही गलत जैसा बचा ही नहीं, सब क्या हो गया? जैसे वो था रामकृष्ण परम मूड, उसने क्या बोला था? ऑल पाथ लीड्स, जतो मत ततो पथ, जतो मत ततो पथ, जितने मत है उतने पथ है, उतने रास्ते हैं। तो कोई बना ली, मेरा मन करता है कृष्ण की सेवा करना, बहुत बढ़िया। मेरा मन करता है काली की पूजा करने का, बहुत बढ़िया। मेरा मन करता है मांस खाने का, बहुत ही बढ़िया। मेरा मन करता है क्रिश्चियन धर्म को अपनाने का, कितना अच्छा है। मेरा मन करता है मुस्लिम धर्म को, बहुत बढ़िया। सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं जब बड़ोदरा में था, तो वहाँ पर इस्कॉन में आने से पहले रामकृष्ण मिशन जाया करता था। तो वहाँ पर उनका एक वो था, एक रूम था, उसमें बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। तो वो रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं और काली की पूजा कर रहे हैं। फिर दूसरी फोटो में उसमें जीसस क्राइस्ट के साथ खड़े हुए हैं। तीसरी फोटो है उसमें मुस्लिम जैसे वेश धारण किया है। चौथी फोटो है उसमें कृष्ण की वर्शिप कर रहे हैं। और पांचवी फोटो है जिसमें कोई नहीं है। और सब सही है, सब सही है। अभी वहां जाके हर कोई फिट हो जाएगा। अभी इस्कॉन में जाएगा तो क्या बोलेंगे? अब जानंती मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम नामाम दस्कुतनो मूढ़ा प्रपदंते धराधमा। वहां चालू हो जाएगा इस्कॉन, तो वैसे ही लोग कट जाएंगे वहां से। लेकिन यहाँ क्या है? मायावाद में सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए आजकल लोग किसी की ऑथोरिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, और कोई ट्रेडिशन फॉलो करना नहीं चाहते, है ना? एक बड़ोदरा में एक ब्रांच था, वो फाइन आर्ट्स से कोई स्टूडेंट है ना? हाँ, तो फाइन आर्ट्स ब्रांच था, तो उसमें लोग पेंटिंग बनाते थे। क्या पेंटिंग बनाते थे? कलर लेके आएंगे 5-6 बॉटल और दीवार पे मारेंगे, 5-6 मारेंगे और कुछ नया बन के आएगा, और बोलेंगे देखो कितना अच्छा आर्ट्स है, कितना बढ़िया बना है। वो दूसरा होगा, वो दूसरे तरीके से मारेगा और कुछ बन के आ जाएगा, बोले कितना बढ़िया बना है। किसी को फॉलो नहीं करना है, हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये ऐसा करेगा, शैतान लोग ऐसे करें। दूसरा क्या है?
डिसॉल्व द फैमिली स्ट्रक्चर। क्या करेगा चैट जीपीटी? फैमिली स्ट्रक्चर को खत्म कर देगा। यहाँ बताए हैं, प्रमोट ए कल्चर वेयर फैमिली इज ऑप्शनल और इर्रेलेवेंट। कौन सा कल्चर प्रमोट करेगा? कि फैमिली क्या है? ऑप्शनल है ना। इसीलिए आजकल सिंगल पेरेंट फैमिली हो गई है ना। या तो पिता होंगे, बच्चा होगा, माता होगी, बच्चा होगा, पिता पिता होंगे, बच्चा होगा, माता माता होगी, बच्चा होगा। और फैमिली, जैसे अमेरिका में जब घर लोग डिजाइन करते हैं वहां उसमें किचन नहीं होता, उसमें किचन बनाते ही नहीं। क्यों नहीं बनाते हैं? ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना, मेक फादर्स एब्सेंट, मदर्स ओवरबर्डन एंड चिल्ड्रन अनमूव्ड फ्रॉम आइडेंटिटी और पर्पस। पिता एब्सेंट हो जाएंगे, मदर ओवरबर्डन हो जाएंगी, और जो बच्चा है वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाएगा, वास्तविकता से बहुत दूर हो जाएगा। ये सब हम वेस्टर्न कल्चर जो है वो धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है ना। हम देखते हैं कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो सब साथ में रहते थे, एक ही घर में 3-4 जनरेशन होती थी। अभी धीरे धीरे क्या हो गया? न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो न्यूक्लियर फैमिली में माता, पिता, 2 बच्चे, 1 बच्चा। अभी क्या हो गया? सब एटॉमिक फैमिली हो गई, न्यूक्लियर भी नहीं बचा। ऐसे बहुत बहुत सारे केस हैं जहाँ पिता अपनी जगह रह रहे हैं, माता अपनी जगह रह रहे हैं, बच्चा दूसरी जगह रह रहे हैं। पिता रह रहे हैं चेन्नई में और माता रह रही बेंगलोर में, और बेटा जॉब कर रहा है मुंबई में। ऐसे बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो गए? टूट गए। जरूरत ही नहीं है फैमिली की। बहुत लोग विवाह नहीं करते, 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 35 साल हो गया, विवाह नहीं किया। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, डोंट बिकम बैचलर डैडी, है ना। तो लोग विवाह नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे विवाह? कोई उनको लग ही नहीं रहा पाप करेंगे, पाप पुण्य खत्म कर दिया। तो ये जो चैट जीपीटी क्या करेगा ये, और मैन और वुमेन में क्या कराएगा? झगड़ा कराएगा। कैसे? फेमिनिज्म के नाम पर फेमिनिज्म को फैलाएगा। सोचिए, रेडिकल फेमिनिज्म एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। फेमिनिज्म में क्या आएगा? हम क्यों घर में बंद के रहें? हम क्यों चकला बेलन चलाएं? क्यों हम रोटी बनाएं? हम भी जाएंगे बाहर, हम भी करेंगे जॉब, हम भी चंद्रमा पे हम भी जाएंगे, मंगल ग्रह पे हम भी जाएंगे, नासा में हम भी जाएंगे, सीईओ हम भी बनेंगे। अभी घर घर क्या हो गया? बेंगलोर में 6 महीने के बच्चे की स्कूल है, 6 महीने के बच्चे का स्कूल। अभी 6 महीने का बच्चा क्या समझेगा? उसको क्या पढ़ाएंगे? अभी ऐसे स्कूल आने वाले हैं, गर्भ के अंदर पढ़ाई चालू हो जाएगी, और जब गर्भ के बाहर निकलेगा तो होमवर्क उसको देना पड़ेगा। तो ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूटता जा रहा है ना। बच्चे क्या लग रहे हैं? बर्डन लग रहे हैं। या तो विवाह नहीं करते हैं, विवाह करते हैं तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और ये बता रहा है चैट जीपीटी कि अभी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा पति पत्नी में कि एक सबऑर्डिनेट है, एक बात मानने वाला है, और एक लीड करने वाला। दोनों ही लीड करने वाले बन जाएंगे, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों। तो इससे क्या हो जाएगा? फैमिली टूटती जाएंगी। और अब आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत सारे परिवार, है ना, इवन भक्तों के बीच में भी ऐसा होता है, बहुत सारे परिवार ऐसे टूट जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका है
फेमिनिज्म को बढ़ाएगा, जॉइंट फैमिली को तोड़ेगा, न्यूक्लियर फैमिली को तोड़ेगा, विवाह को ऑप्शनल बनाएगा, विवाह करना नहीं करना वो चॉइस हो जाएगी, और फेमिनिज्म को बढ़ाएगा। फिर है इंश्योर पीपल फॉरगेट दे हैव ए सोल। लोगों को ये भरोसा दिला देगा कि वो आत्मा जैसा कुछ नहीं। लोगों को ये भरोसा दिला देंगे, कीप देम बिजी, डिस्ट्रैक्टेड एंड एंटरटेन। हमेशा बिजी रखो, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहो, हमेशा एंटरटेन, है ना। डेथ को कैसे समझो, मेक डेथ फील डिस्टेंट, इररिलेवेंट और टेरिफाइंग। मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करनी, और तो बहुत दूर की बात है। वैदिक संस्कृति में क्या होता था, लोग अगले जन्म की तैयारी करने लगते थे पहले से। जन्म हुआ, अभी क्या है, ये सब डेथ की बात मत करो, जब आनी होगी तब देखेंगे। और डेथ तो क्या है, ये तो इररिलेवेंट है, ये अभी हमारे लिए संबंधित नहीं है। जब धीरे धीरे आयु बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, तब उस समय देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, संसार की जो वास्तविकता है उससे छुपना, उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। संसार की वास्तविकता से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि उनको बिजी रखो, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार पॉपअप्स आ रहे हैं, और अलग अलग तरह से वो लोगों चीजें बिजी है। अभी सोल के बारे में सोचने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा शांत मन चाहिए, थोड़ा सा सतोगुण चाहिए, थोड़ा सा दिमाग क्या चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। आप उनको इतना बिजी रख दिया, आपने इंटरटेनमेंट का इतना बॉम्बार्डिंग कर दिया, गेम्स आ गए, है ना, प्ले स्टेशन, है ना, आजकल ये क्या आता है वो रमी, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ड्रीम 11, उसमें टीम बनाते हैं, है ना, कुछ टीम, है ना। तो उनको इतना बिजी रखो इंटरटेनमेंट में, इतना बिजी रखो कि उनको आत्मा के बारे में पता ही। कॉलेज जाएंगे तो क्या करेंगे, को एजुकेशन लेके आ जाओ, कॉलेज में को एजुकेशन लेके आओ तो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो चालू हो जाएगा। अब वो जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूम रहा है उसको भगवत गीता क्या समझ में आएगी, वो समझ में आने वाली। पार्टी, क्लब्स, ऐसे धीरे धीरे लोगों को इंटरटेनमेंट में व्यस्त रखो। और जब इंटरटेनमेंट में व्यस्त रखेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि आत्मा जैसा कुछ है, अगला जीवन कुछ जैसा है। उनको ये लगेगा डेथ जैसा कुछ नहीं होता। जो डेथ की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, उसको वह क्या समझेंगे, वो पता नहीं कौन से दूसरे प्लानट से आया। तो इंश्योर पीपल, लोगों को भरोसा दिलाओ कि आत्मा जैसा कुछ नहीं। अभी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो चैट जीपीटी करना चाह रहा है वो सब यही हो रहा है। तो पहला क्या बताया मैंने, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी को हटा देना। दूसरा क्या है, नहीं, फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ देना। और तीसरा क्या है कि वो आत्मा जैसा कुछ है वो लोग भूल जाए इंटरटेनमेंट में, और इतने बिजी हो जाए, इतने बिजी हो जाए कि उनको सोचने का समय नहीं मिले। ओके, फिर इसमें बताया है एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी टू डीह्यूमनाइज। टेक्नोलॉजी का उपयोग करो और मनुष्य को हटा दे। एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी टू डीह्यूमनाइज, ये क्या बोल रहा है चैट जीपीटी, इनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एआई। इनकरेज द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एआई। अभी लोग क्या होता था, अरे मुझे नया नया विवाह हुआ है तो कुछ सब्जी बनाना सीखना है, तो माँ को फोन लगाते थे कि माता जी कैसे कैसे बनाते हैं, या दूसरे से पूछ। आज क्या आ गया, यूट्यूब पर बस टाइप किया, देख लिया, सारी रेसिपी देख ली।
तो लोगों का आपस में जो एक कल्चर था, आपस में बातचीत करना, एक दूसरे के सुख दुख समझना, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया है, खत्म हो गया। अब व्यक्ति क्या हो गया, एक एक मशीन की तरह हो गया, उसमें कोई इमोशंस जैसे कुछ बचे नहीं। जैसे मशीन होता है, रोबोट होता है, उस तरह से लोग हो गए। गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि आप न्यूयॉर्क में या लंदन में आप अगर किसी लोकल ट्रेन में जाएंगे तो उनका वो कल्चर है कि पूरी जर्नी में वो इस तरह से आपके साथ बैठे होंगे कि मतलब वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आपसे एक शब्द बात भी नहीं करेंगे। इतना अधिक इम्पर्सनलिज्म फैल गया। वो पड़ोसी जिंदा है, पड़ोसी मर गया, कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ भारत में क्या होता है, पास वाला बैठा हो तो उससे कुछ बातचीत करना चालू कर देंगे, कुछ एक्सचेंज चालू हो जाएगा, है ना, या खाने का लेके आएंगे, एक दूसरे को बांटेंगे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, लोगों को डीह्यूमनाइज कर रही है। लोग एआई से बात कर रहे हैं, हाउ टू रिलीव डिप्रेशन, एआई से बात चल रही है। हाउ टू मेक रिलेशनशिप, वो एआई से बात करने में उसको मजा आ रहा है। वो मशीन है, वो रोबोट है, उससे बात कर रहा है। ऐसा बहुत कॉमन हो गया। इसीलिए सब क्या है, अकेले अकेले बैठे, सब अकेले हैं। कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई परिवार नहीं है, किसी से बात शेयर नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी दुनिया में, और सब चैट जीपीटी में लगे हुए हैं। तो ये बता रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि एआई से इंटरेक्शन बढ़ाओ और ह्यूमन से इंटरेक्शन कम करो। पहले गुजरात में या कई स्टेट ऐसे होते थे कि जब गाड़ी चला के जाते थे तो लोगों से पूछते थे कि भाई उधर जाना है, कैसे जाएं। तो वो क्या करते थे, कुछ लोग तो उधर छोड़ के आते थे, या बता अब क्या आ गया है, गूगल मैप्स आ गए, गूगल मैप निकाला और धीरे धीरे वहां पर पहुंच गए। जहां भी ह्यूमन इंटरेक्शन है वहां पर टेक्नोलॉजी लेके आ गए। जहां भी ह्यूमन इंटरेक्शन आएगा वहां पे आप क्या, मॉडर्नाइजेशन लेके आते। तो कुछ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा डिटेल में, कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी ने डीह्यूमनाइज कर दिया है ना। तो एक ये पुस्तक है, इस बुक का नाम है टेक्नोफिक्स। इस बुक में बताया गया है कि कैसे ये जो टेक्नोलॉजी है जब शुरू में आती है तो बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट देती है। सबको लगेगा अरे कितना एडवांसमेंट हो रहा है ना। और पहले लोग पैदल जाते थे और घोड़ा गाड़ी पे जाते थे, बैलगाड़ी पे जाते थे, अब तो देखो ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, चल हो क्या रहा है संसार में। तो एक फील्ड है जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते थे, घोड़ों से जाते थे या बैल से जाते थे। और सामान्यतः लोगों के जो कार्य करने के स्थान होते थे वो कुछ दूरी पे होते थे, पैदल चले जाते थे। लोकल कम्युनिटीज होती थी, ऐसा नहीं होता था एक शहर से दूसरे शहर में जाना। रूपा अपने कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि वो 2 घंटे उस शहर में जाता है, वहाँ काम करता है, तो 2 घंटे वापस आता है, और उस शहर का 2 घंटे इधर आता है और वो 2 घंटे उधर जाता है। इतने मूर्ख हैं कि वो ऐसा नहीं सोच सकते कि ये उस शहर में चले जाए और ये इस शहर में चले जाए। इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पर खर्च कर रहे हैं और समय वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑटोमोबाइल इंजन आए तो अमेरिका ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया, और इससे क्या हो गया, अमेरिका मतलब फ्रीडम चाहिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वहां पर, हर किसी को लिबरेशन चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं मानना है, किसी के अंडर में नहीं रहना है, जो मर्जी आए वो करना है। क्या है वो, एक लोगो आया था, थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट, है ना। सब सबकी अलग अलग सोच है। तो अब क्या हुआ, अमेरिका में फ्रीडम और मोबिलिटी बढ़ गई,
लोगों का आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और फ्रीडम, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वो बढ़ गया। और बताया जा रहा है कि 1900 में अमेरिका में 8,000 कार थी, और आज वहां पर 160 मिलियन कार है। पहले 8,000 कार थी, अब कितनी है? 160 मिलियन। 160 मिलियन मतलब 16 करोड़। 16 करोड़ कार है वहां पर, ठीक है। और पूरे संसार में हर साल 40 मिलियन नई कार मैन्युफैक्चर की जाती। 40 मिलियन। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ बताया जा रहा है कि 1998 में अमेरिका में रोज 41,200 डेथ होती, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। 3,32,00,000 लोग इंजरी होती है। तो मतलब एक दिन में हर 13 मिनट में एक व्यक्ति मरता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। हर दिन हर 13 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती, और हर 10वें सेकंड में एक व्यक्ति को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्षति पहुंचती, हर 10वें सेकंड। अभी हमने क्यों ऑटोमोबाइल्स बनाए? फ्रीडम, मोबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हो क्या रहा है, हर 13 मिनट में एक डेथ हो रही है, हर 10 सेकंड में क्या हो रहा है, इंजरी हो रही। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जब से ऑटोमोबाइल्स आए हैं तब से अभी तक एटलीस्ट एक सेंचुरी में 30 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। ये कितना है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को कंबाइन कर दें, जितने उतने लोग मारे गए, उससे अधिक लोग ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में मारे जा चुके। ये डेटा कभी नहीं आएगा, इसको कभी नहीं बताएंगे, है ना। फिर यहाँ बताया गया है कि जो सोचा गया था कि ऑटोमोबाइल से लोग फास्ट एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो यहाँ क्या बताया गया है कि यूएसए में रोज 6 बिलियन आवर्स वेस्ट होता है ट्रैफिक जैम में। कितने घंटे वेस्ट होते हैं? 6 बिलियन आवर्स। कितना हुआ 6 बिलियन? 600 करोड़। 600 करोड़ घंटे लोगों के किस में वेस्ट होते हैं? ट्रैफिक जैम में। और लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो में, वहां पर जब ट्रैफिक जाम होता है तो वहां जो एवरेज स्पीड होती है गाड़ी की, वो होती है 10 किलोमीटर पर आवर। जो एक घोड़ा गाड़ी होती है उससे स्लो स्पीड में वहां पे कार जाती है। ये वास्तविकता है। दुबई में कई डिवोटीज बताते हैं, दुबई में इतना लंबे लंबे ट्रैफिक जैम होते हैं, लोग पैदल जाना अधिक पसंद करते हैं बजाय अपनी गाड़ी से। गाड़ी से जाएंगे तो फंस जाएंगे और फिर वो निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए पैदल जाते हैं। फिर और क्या बताया गया है, यूनाइटेड स्टेट में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहां से उनको चलाने के लिए बहुत सारा ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, पेट्रोलियम। तो ऐसे बहुत कई बार जब एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोलियम ट्रांसफर किया गया तो बहुत सारा पेट्रोलियम समुद्र में चला गया, और समुद्र में जाने के कारण वो पूरा पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। वहाँ बहुत सारी जो जातियां थी, प्रजाति स्पीसीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई, और कई मनुष्य उनको क्या है, अभी तक उस पर रोग बने हुए। किसी को लंग्स का डिजीज है, किसी को ब्रेन का डिजीज है। और जब ऑटोमोबाइल्स कंपनी आएंगी तो रोड भी बनेंगे, और रोड कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, अमेरिका में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
और जो गांव वाला जीवन था वो बहुत, सब जगह रोड पहुंचा दी है, सभी जगह व्हीकल्स पहुंच गई है, तो दूर दराज में रहने वाले जो लोग थे वहाँ उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो आप सोचिए, हम तो क्या करते हैं, एक चाबी उठाते हैं, कार में लगाते हैं, चाबी उठाते हैं, टू व्हीलर में लगाते हैं और फटाफट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? हर 13 मिनट में एक डेथ और हर 10 सेकेंड में एक इंजरी। और पशु पक्षियों का देखिए, हर दिन 1 मिलियन जो पशु हैं वो मारे जाते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। यूएसए में एक दिन में 1 मिलियन एनिमल्स में मारे जाते हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड में 11 डेथ होती है पशुओं की। 1 सेकेंड में 11 डेथ होती। फिर मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में बताया गया है। कुछ डिजीज होती हैं जिसको बोलते हैं डॉक्टर्स की गलती की वजह से डिजीज होती है। डॉक्टर्स गलत मेडिसिन दे दिया, ऑपरेशन गलत कर दिया, डायग्नोसिस गलत कर दिया। तो बताया है कि अमेरिका में 12,000 लोग मारे जाते हैं अननेसेसरी सर्जरी से। 7,000 लोग मारे जाते हैं अननेसेसरी मेडिकेशन से। 20,000 लोग मारे जाते हैं हॉस्पिटल की गलती से। और 80,000 लोग हॉस्पिटल से नया इन्फेक्शन लेके आते हैं। और 1,06,000 लोग ड्रग्स की वजह से मारे जाते हैं। तो एक साल में अमेरिका में 2,25,000 पेशेंट मारे जाते हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की गलतियों से। तो ये अमेरिका में तीसरे नंबर पे आता है जिसकी वजह से लोग मारे जाते हैं। पहला नंबर है हार्ट डिजीज का, दूसरा नंबर है कैंसर का, और तीसरा है जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स मार रहे हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप किया, हाई फाई हॉस्पिटल डेवलप किया, मेडिसिन लेके आए, किस लिए? अच्छे से मारेंगे इनको। ऐसे ही हो रहा है। ये डेटा जो है वो छुपा के रखा जाता है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं आएगा या न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। ये जानबूझ के रखते हैं, लोगों को पूरा मेस्मराइज करके रखते हैं। वाह, टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी, एडवांस कर रहे हैं। पहले लोग खांस खांस के आंगन में ही मर जाते थे। आज तो 108 जो डायल करते हैं और तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एसी में मरते हैं वहां पर। पहले आंगन में मरते थे, अब एसी में जाके मरते हैं। और वहां पर क्या है, मरते हैं तो बहुत सारा पैसा भी देके जाते हैं हॉस्पिटल, है ना? तो ये हॉस्पिटल में देखेंगे तो बहुत माल प्रैक्टिस चलता है वहाँ। अनावश्यक ड्रग्स देना, सर्जरी नहीं करना। अभी मान लीजिए किसी का नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, डॉक्टर्स बोलेंगे कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, इनका ऑपरेशन से करना पड़ेगा। ऑपरेशन से करेंगे तो आ जाएगा, एक ऑपरेशन का 30-35 हज़ार मिल जाएगा। अभी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है और डॉक्टर जानबूझ के बोलेगा कि ये नहीं हो सकता, केस बिगड़ जाएगा, माता को या बच्चे को खतरा है, इसलिए हम ऑपरेशन से करें। हो गया, 25-30 हज़ार वैसे ही बन गए। ये मैंने खुद देखा है, सामने देखा है, ऐसे डॉक्टर्स करते तो सेकंड वाला भी जैसे ही हैं। हाँ, वो तो रहते ही, पहला होता है। तो कहने का मतलब क्या, इसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज। हम मेडिसिन बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। और तीसरा मेजर कारण अमेरिका में जो मृत्यु का है वो हाइड्रोजेनिक डिजीज। एक और देखते हैं इसके बाद। तीसरा जो फील्ड है, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर कैसे होता था? एनिमल
बैल, है ना, एनिमल लेबर यूज करते थे, और मनुष्य मनुष्य और बैल मिलकर खेती करते थे, और सूर्य का प्रकाश और प्रकृति से जो बारिश होती थी उसके माध्यम से खेती होती थी। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आ गया, बड़ी बड़ी मशीन, बड़े बड़े ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, उन सब का उपयोग करके कुछ ही समय में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखने वाले हैं कोई भक्त नहीं है, पहली बात तो ये एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है। वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से पहले एक अमेरिकन फार्मर एक मक्के का, क्या बोलते हैं उसको, है? एक मक्के को क्या बोलेंगे, भुट्टा। 150 मिनट में एक भुट्टा तैयार करता था एक फार्मर, 150 मिनट में एक भुट्टा तैयार होता था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से 16 मिनट में एक भुट्टा तैयार हो जाता, 1955 में। और अभी की बात है जो, वो 3 मिनट में एक भुट्टा तैयार कर सकता है। कहाँ 150 मिनट और कहाँ 3 मिनट में एक भुट्टा तैयार हुआ। और आगे बता रहे हैं कि 1950 में एक फार्मर 15 लोगों के लिए उगा सकता है। 1950 में एक फार्मर 15 लोगों के लिए भोजन उगा सकता है, और अभी एक फार्मर 70 लोगों के लिए उगा सकता है। कितना गुना हो गया, 4 गुना से भी ऊपर हो गया, 4.5 गुना हो गया। तो एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। 3 मिनट में एक भुट्टा तैयार हो रहा है, 4.5 गुना उत्पादन बढ़ गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसकी वजह से क्या क्या हुआ। मैकेनाइजेशन से मैसिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, किसानों के पास, किसान बहुत सारे हैं, जमीन कम है। अभी किसान क्या करेंगे, अभी पहले बहुत जमीन थी, किसान थे, और बैलों से खेती होती थी। अब क्या हुआ, बैल को हटा दिया, स्लॉटर हाउस भेज दिया, मशीन को लेके आ गए, पेस्टिसाइड्स को लेके आ गए। अभी कम किसान में बड़े जमीन पे खेती हो रही, तो बाकी किसान क्या करेंगे, वो अपने बेटों को शहर में बीटेक करने भेजेंगे, एमबीए करने भेजेंगे, बीएससी एमएससी वो करने भेजेंगे। अब खेत तो बचा ही नहीं, ये सच्चाई है, डिग्रीज के लिए भेजेंगे। जो पारिवारिक खेती से जो उत्पादन मिल रहा था, अब वो क्या हो गया, पूरा शिफ्ट हो गया। और इसमें आगे बताया है कि बहुत सारे फैमिली फार्म्स और रूरल कम्युनिटीज वो नष्ट हो गए, जो कृषि समुदाय थे वो सब नष्ट हो गए, और जो फैमिली फार्म्स थे वो नष्ट हो गए, सब जगह मशीनीकरण हो गया। और अब क्या हो गया, गांव की बहुत सारी जनसंख्या अब कहाँ शिफ्ट हो गई, शहर में शिफ्ट हो गई। जो जैसे हम बोलते हैं ना, भारत गांव में बसा हुआ है, तो गांव की अधिकतर जनसंख्या कहाँ आने लगी धीरे धीरे, अभी गांव में काम बचा ही नहीं। अब एक रिमोट पे तो खेती करा रहे हैं, अब बैठे बैठे खेती हो रही, अब करेंगे क्या, तो शहर जाएंगे, और शहर में फिर शैतानी दिमाग चलाएंगे। फिर यहाँ बताया गया है, जो टॉप सॉइल होती है, जिससे एक जो भी क्रॉप्स होती है उनको जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उस टॉप सॉइल का साइज था 200 साल पहले 21 इंच। अभी जो टॉप सॉइल है उसका साइज बचा हुआ है 6 इंच। 21 इंच था, अभी कितना बचा है, 6 इंच। कितना कम हो गया है, 3 गुना से भी अधिक कम हो गया। क्यों हुआ है, ट्रैक्टर, मशीनरी, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, इससे टॉप सॉइल धीरे धीरे खत्म हो। इसी आज का हम देखते हैं, जो हम खाते हैं उसमें क्या होता है,
थर्माकोल जैसा लगता है, वो टेस्ट नहीं आता उसमें, या मसाले डाल के उस सब्जी का जो नेचुरल टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, वो मसाले का टेस्ट अधिक आएगा। चलिए वो अलग। फिर यहाँ बता रहे हैं कि सॉइल जो होती है, सॉइल की जो लेयर है, हर 1000 साल में धीरे धीरे रीजनरेट होती है, तो उसकी रीजनरेशन की रेट कम है और डिग्रेडेशन की रेट बढ़ गई। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि पूरे संसार में रेगिस्तान रेगिस्तान बचे और कुछ उत्पादन के लिए कुछ ना बचे। ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि यहाँ कोई उगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तब आ जाएगा कलयुग, घोर कलयुग, जो भागवत में बताया गया है कि लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे। बच्चे क्यों पैदा करेंगे? चाइना में तो चालू भी हो गया। चाइना में तो पता नहीं वो झींगुर और केकड़ा और सब कुछ खा जाते हैं। और ऐसा आया है कि जो ह्यूमन फीटस होता है उसमें बहुत टेस्टी होता है और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो लोग कुछ समय के बाद आ जाएगा। फिर आगे बताया है इरिगेशन। अभी बड़े बड़े मैकेनाइज्ड खेती हो रही है, बड़े स्तर पर पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज किया जा रहा है, तो इरिगेशन भी चाहिए। इरिगेशन पहले कैसे होती थी? खेती कैसे होती थी? नेचुरल वाटर होता था या कुएं से होता था, है ना? इरिगेशन सिस्टम नहीं होते थे। डैम बन रहा है, फिर वहां से कैनाल्स निकाली जा रही है, फिर वहां पे इरिगेशन किया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि संसार के बहुत सारे रिवर्स, लेक्स और झील समय के साथ सूखते जा रहे हैं और बहुत सारे वहां पे जो स्पीसीज थी, एक्वाटिक, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और ये जो पेस्टिसाइड कहाँ से आए? पेस्टिसाइड की शुरुआत कहाँ से हुई? हर्बिसाइड की शुरुआत कहाँ से हुई? बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो जर्मनी है, नाजी, उन्होंने केमिकल वेपन्स की तरह इन पेस्टिसाइड को यूज किया था। वो पेस्टिसाइड नहीं थे, वो क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार की तरह ये जर्मनी ने यूज किया था। और जब जर्मनी हार गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो यूएस ने उसको मार्केट में पेस्टिसाइड की तरह यूज करना चालू कर दिया। और बता रहे हैं इसमें कि आजकल नॉर्थ अमेरिका में हर एक पर्सन के बॉडी के अंदर 4 पाउंड पेस्टिसाइड, 4 पाउंड पेस्टिसाइड। 1 पाउंड में कितना? आधा किलो, 600 ग्राम होता है, 600 ग्राम। तो दो कितना हुआ? 4 पाउंड कितना हुआ? 2 से 2.5 किलो पेस्टिसाइड वो अपने बॉडी में लेके घूम रहा है। इतना पेस्टिसाइड खा चुका है। यहाँ तो ये तो अभी कलयुग का ट्रेलर चालू हुआ है। अभी कलयुग की जो मूवी है वो हमारे सामने हमको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन लोग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से मारे जाते हैं। 67 मिलियन बर्ड्स, 40 मिलियन फिश ये पेस्टिसाइड से मारे जाते हैं। और ये जो पेस्टिसाइड है एनिमल्स में और ह्यूमंस में इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, इम्यून डिसफंक्शन और इम्पेयरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये उनमें बीमारियां देखी जा रही। और बता रहे हैं एक बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। उसमें बता रहे हैं कि कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर जो जमीन है उस पर जहर की एक लेयर हर जगह रहेगी। जहां भी आप जाएंगे वो पृथ्वी पर हर जगह जहर की एक लेयर मिल जाएगी, क्योंकि इतना पेस्टिसाइड डाल दिया है, इतना हर्बिसाइड डाल दिया है कि जहर ही जहर बचे। और ये अमेरिका के डेटा, जो जितना बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं वहाँ के डेटा। तो ये कुछ
फैक्ट्स थे कलयुग के, और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ये कुछ 3 फील्ड मैंने बताया आपको, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया, और ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जो अभी हम, इंटरटेनमेंट के बारे में बताया गया कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लोगों को क्या कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 हमने देखी है, चैट जीपीटी कैसे खत्म करेगी 21st सेंचुरी के लोगों को। पहला क्या था? कोई ट्रूथ नहीं है, कोई ट्रूथ जैसा कुछ नहीं है। दूसरा, एक कोई बोले, फैमिली स्ट्रक्चर को खत्म करेगी। तीसरा, सोल, भरोसा दिला देगी सोल जैसा कुछ नहीं। चौथा, टेक्नोलॉजी से क्या हो जाएगा? डिह्यूमनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। पांचवा, एडिक्टेड टू प्लेजर एंड डिस्ट्रैक्शन, लोग इंद्रिय भोग और हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहना, उसके लिए आदी हो जाएंगे। हुक द पॉपुलेशन ऑन डिजिटल डोपामिन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, एंडलेस एंटरटेनमेंट। डिजिटल डोपामिन, डोपामिन क्या होता है? आनंद देता है ना। कुछ लोग बोलते हैं डोपामिन किक, इंजेक्शन लेते हैं और आनंद, एलएसडी, ये अलग अलग ड्रग्स लेते हैं ना, तो वो क्या फैलाएगा? ये डिजिटल डोपामिन। ये सब क्या है? ये डिजिटल डोपामिन है। तुरंत तुरंत आनंद आएगा। किससे आएगा? सोशल मीडिया से। आजकल वो आता है ना, लोग अपना क्या करते हैं, एक कौन सा ऐप है, दिन में क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब डालते हैं। क्या है? स्नैपचैट। कौन कौन आप में से यूज करते हैं स्नैपचैट? रुचि सर को आप भी करते हैं? स्नैपचैट क्या? तो ये क्या करेंगे? व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे, हमेशा रियलिटी से दूर रहेगा व्यक्ति। किस में खोया रहेगा? ये सोशल मीडिया में खोया रहेगा। जहां भी जा रहा है सेल्फी ले रहा है, जहां भी रहे अपना स्नैपचैट से, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पहना, आज मैं इतने टाइम पे सोया, आज मैं लोगों से मिला, बस मैं वही चल रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। और एक दिन अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहा, तो अपने आप को अनाथ अनुभव करेगा कि मैं अनाथ हो चुका हूँ, कोई बचा नहीं जीवन में। फिर सोशल मीडिया पोर्नोग्राफी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत, है ना। ये क्यों, ये जानबूझ के लाए। ऐसा एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया था कि सोशल मीडिया जिन्होंने बनाया है, फेसबुक, इंस्टा, जिन्होंने बनाए हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को वो सोशल मीडिया यूज करने नहीं देते। वो उसको रिस्ट्रिक्टेड है, वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति वो बनाया इसीलिए। इंस्टा क्यों बनाया? ये उसका रीजन ही एक है कि व्यक्ति को अनावश्यक चीजों में बिजी रखे। बस जब अनावश्यक चीजों में बिजी रखेंगे, तो कहाँ शास्त्र है, कहाँ भगवत गीता की शिक्षा है, किसको समझ आए? एंडलेस एंटरटेनमेंट मेक साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन अनबियरेबल। अगर किसी को शांति से, क्या इसमें बता रहे हैं, मनन करना, विचार करना, विचारवान होना, वो सब खत्म हो गया। वो व्यक्ति साइलेंस सहन नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, उसे कुछ ना कुछ इंद्रियों को टिटिलेट करने के लिए, इंद्रियों को, क्या टिटिलेट को क्या बोलेंगे हिंदी में, उद्वेगित करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। आजकल चुपचाप बैठना बहुत कठिन हो गया। एक वो स्टोरी आती है, एक एक राजा होता है, तो एक ऐसे, तो वो सारे
अलग अलग देशों में जाकर आक्रमण करता है और वो कंट्रीज को अपने पास में ले लेता है। तो वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। एक साधु के पास में जाता है और साधु बोलते क्या कर रहे हो आजकल? तो सारे अलग अलग देशों में जाके क्या करता हूँ, आक्रमण कर रहा हूँ। बोले क्यों कर रहे हो? बोले जिससे मेरी संपत्ति बढ़ती जाए, मेरी राज्य बढ़ता जाए। तो उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद अच्छे से राज्य करूंगा, सब पे अपना आदेश चलाऊंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे? बोले अपने परिवार के साथ अपना प्रसन्नता से रहूंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद शांति से बैठूंगा। तो साधु ने कहा वो तो मैं अभी बैठा हूँ। तुम इतना करने के बाद फिर शांति से बैठोगे? मैं तो अभी बैठा हूँ। और इतना करने के बाद तुम शांति से बैठ भी नहीं पाओगे। तो आजकल शांति से बैठना बहुत मुश्किल हो गया। तो बता रहे हैं मेक साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन अनबियरेबल। देखिए अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस रियल कनेक्शन विद वर्चुअल सिमुलेशन। वास्तविकता कुछ नहीं पता, वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं सब। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? फॉल्स फॉल्स रियलिटी, है ना? है ना? वो बहुत पहले गेम आया था, ये तो एक कौन सा ड्रीम 11, उससे पहले कौन सा गेम आया था वो? पबजी। ये पबजी जैसे बहुत सारे गेम आए थे। लोगों को क्या लगता है, एक कहने में अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी एक कोई गेम आया, ऑनलाइन लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, है ना? तो किसी ने, कोई स्त्री ने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाई वर्चुअल रियलिटी पर, और जैसी उस स्त्री ने वर्चुअल रियलिटी पे अपनी आइडेंटिटी बनाई, उसी वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म पर 8-10 लोगों ने उस स्त्री का रेप कर दिया वर्चुअल रियलिटी में। मतलब 8-10 पुरुष हैं जो वर्चुअल रियलिटी में जा चुके हैं, वो जो स्त्री है वो वर्चुअल रियलिटी में जा चुकी है, और जो पुरुष हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ये सब ऑनलाइन चल रहा है, ये रियल वर्ल्ड में नहीं चल रहा है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहा है। और लोग क्या होते हैं उसमें खो जाते हैं। ये ऐसे ही हो रहा है। और जितना जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर ये स्थिति और खराब है। लोगों को वास्तविकता पता ही नहीं है, सब ये टेक्नोलॉजी और ये सोशल मीडिया में खो चुके हैं। फिर कितने हो गए पॉइंट्स? 5। नेक्स्ट है इनकरेज इन्वर्जन ऑफ वैल्यूज। जो मोरलिटी है उसको पलट देना, नैतिकता को पलट देना। पाप मेक सिन फैशनेबल एंड वर्च्यू शेमफुल। अगर कोई पुण्य कर रहा है तो उसको, अगर कोई ट्रेन में माला कर रहा है, ट्रेन में भगवत गीता पढ़ रहा है, तो सब कैसे देखेंगे? हीन भावना से देखेंगे। कौन आ गया है, क्या कर रहा है? और कोई आ गया फटा हुआ जीन्स पहन के, है ना, फटी हुई टी शर्ट पहन के, है ना, और 3-4 लोगों का गैंग है, उसमें युवा भी है युवती भी है, और ऐसे घूम रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं। तो क्या बोल रहा है चैट जीपीटी? मेक सिन फैशनेबल। पाप करना फैशनेबल हो जाएगा। रात में 12-1 बजे चिल्ला रहे हैं अगर कॉलोनी में, तो वो वाह क्या स्मार्ट लोग हैं। और 4:30 बजे मंगला आरती कर रहे हैं, अरे क्या लोग हैं यार ये लोग, नॉइस कितना शोर करते रहते हैं लोग। क्या ये बेस चालू कर लिया और 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, 5 बजे इतना शोर शराबा करते हैं। वो 1 बजे जाके चिल्लाएगा, वो शोर शराबा नहीं है। वो 5 बजे उठ के जब करेगा, मंगला आरती करेगा, वो शोर। तो मेक सिन फैशनेबल और वर्च्यू शेमफुल। सेलिब्रेट प्राइड ग्रीड लस्ट रेथ एज फॉर्म ऑफ लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट। किसका गुणगान किया जाएगा समाज में? जो जितना अहंकारी होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। जितना लोभी होगा, कामी होगा, क्रोधी होगा, उसको मानेंगे यार क्या आदमी यार। विद्वान की परिभाषा बताइए भागवतम में।
12वें स्कंद में क्या बताइए, जो अपनी बात को रखने में जितना स्ट्रांग होगा वो बात सत्य कहलाएगी। संस्कृत में भूल गया, जो जितना अपना बात स्ट्रांगली रखेगा, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, बात स्ट्रांगली रखना तो वो सही कहलाएगा। और क्या चीजें आउटडेटेड हो जाएंगी? मॉक चेस्टिटी, चेस्टिटी का मजाक उड़ेगा। ह्यूमिलिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस एज आउटडेटेड, किसी का अंदर विनम्रता है, ये तो सेक्रीफाइस और फेथ ये सब आउटडेटेड है ना। ये जो धर्म क्या होता है, लोगों को वीक बना देता है। धर्म क्या होता है, लोगों को समाज से समाज में कुछ करने लायक बचते नहीं लोग। तो अब देखिए क्या ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चल रही कि नहीं चल रही। फिर आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए? 6 हो गए। अब फटाफट लेंगे। पोलराइज सोसाइटी टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, पोलराइज सोसाइटी टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, सोसाइटी में भेद कर देना, जाति जाति में भेद हो गया। हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तो ट्रेन की पटरी उखाड़ देंगे, कर लो जो करना। हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, उस जाति को मार देंगे। हुआ था राजस्थान में, हुआ था कुछ, राजस्थान में पहले कुछ साल पहले हुआ था है? बस जला दी। एम्पलीफाई डिविजन्स, रेस, जेंडर, क्लासेस, आइडियोलॉजी, लोगों के जो डिवीजन है उसको बढ़ाते जाओ। तुम्हारा सदियों से ब्राह्मणों ने शोषण किया है, अभी दलित लोगों को उठने का समय आ गया है, उठो और इन ब्राह्मणों को नस्क खत्म कर दो पूरा। ऐसे ये एम्पलीफाई डिविजन्स है ना, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण पैट्रियार्ची, पैट्रियार्च के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने क्या किया है, अन्य लोगों का बहुत शोषण किया। और ये शास्त्र किसने लिखे हैं? ब्राह्मणों ने जानबूझ के लिखे हैं, दूसरों को दबाने के लिए। तो आ गया संविधान बन गया, और संविधान में फिर ऐसे ऐसे नियम आ गए। तो ये क्या कर रहे हैं, जेंडर डिवाइड करना, आइडियोलॉजी डिवाइड करना, जाति डिवाइड करना, देश डिवाइड करना, ऐसे धीरे धीरे डिवाइड करना चालू हो। टर्न कन्वर्सेशन इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट इनटू हेट्रेड, बातचीत होगी तो मारपीट ही चालू हो जाएगी। बातचीत से तो हम शब्दों से नहीं करते हैं, हम कैसे करते हैं, हाथ पैर से करते हैं या फिर मार देते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि टॉलरेंस खत्म हो चुका है, पेशेंस खत्म हो चुका। टर्न कन्वर्सेशन इनटू कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट इनटू हेट्रेड। अगर आपस में डिसएग्री नहीं है तो एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। मेक पीस सीम इम्पॉसिबल, शांति असंभव, शांति को असंभव बना दे। एक ब्रेकिंग इंडिया बुक है, उसमें बताया है कि कैसे भारत को तोड़ने का प्रयास किया जाए, अलग अलग लेवल पर। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया अलग है, आर्यंस, द्रविडियन अलग है, ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण और सो कॉल्ड दलित वो अलग है, मेल फीमेल में जो डिवीजन है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह से पोलराइज सोसाइटी टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। फोस्टर ए कल्चर ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म encourage suicide, depression, despair by offering no transcendental purpose। आत्मा है नहीं और मेरे अंदर बहुत कमी है तो क्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। डिप्रेशन, आजकल कितने लोग सुसाइड और डिप्रेशन के शिकार हैं। कन्विंस पीपल लाइफ हैज नो मीनिंग बियॉन्ड कंजम्पशन और सेल्फ एक्सप्रेशन, लोगों को आप कन्विंस कर दीजिए कि जीवन का कोई पर्पस नहीं। शून्यवाद, निर्विशेष, शून्यवादी, पाश्चात्य देशे तारण, निहिलिज्म यही होता है, जीवन का कोई पर्पस नहीं, सब कुछ जीरो है।
कितने हुए? 8 हो गए, 8। करप्ट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विद इन, इंस्टीट्यूशन को करप्ट बना दीजिए। स्कूल कॉलेज में क्या होगा? स्कूल कॉलेज किस लिए है अभी? किस लिए? बिजनेस। और करेक्टर को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से खराब किया जाए, सब बताया है। इनफिल्ट्रेट एजुकेशनल, religious and political institution with ideologies that appear virtuous but ultimately destructive। कॉलेज के अंदर, धार्मिक संस्थाओं के अंदर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसी आइडियोलॉजीज लेके आना जो शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगेंगी, बाद में उस संस्था को ही नष्ट कर दे। आजकल हम देख रहे हैं ये धार्मिक संस्थान है, किस लिए धार्मिक संस्थान? अधिकतर धार्मिक संस्थान किस लिए? पैसे बनाने के लिए। करेक्ट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों है? अलग अलग पार्टी क्यों है? अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए, है ना। कोई बजट पास होगा, उसमें आएगा कि यहाँ से यहाँ रोड बनने के लिए सरकार ने 150 करोड़ की सहमति दे दी, और 150 करोड़ में से 100 करोड़ तो ऑफिसर ही खा जाएंगे, और 50 करोड़ से जो रोड बनेगी उसमें गलत बिल लगाएंगे, और जो रोड बनेगी वो 1-2 बारिश आएंगी और रोड खत्म हो जाएगी। 150 करोड़ लोग मिलकर, बहुत सारे जो कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने 150 करोड़ खा ली, पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति। अभी मैं पढ़ रहा था एक न्यूज में, कहीं पे बाढ़ आई थी, तो गवर्नमेंट ने बाढ़ जो पीड़ित लोग थे उनके लिए कुछ फंड रिलीज किया, कुछ ऐसे ही 150-200 करोड़ का फंड था। उसमें से आधे से अधिक फंड्स जो हैं, जो जो बाढ़ रिलीफ वाले जो बोर्ड बनाया गया है, वो बोर्ड वाले लोग ही खा गए उसको, और जो बचा कुचा हुआ वो उन लोगों के पास पहुंचा। आप देखिए ऐसी, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाए, एजुकेशनल फील्ड में जाए, एजुकेशनल फील्ड में भी स्थिति, वो बिजनेस बन गया, है ना। चरित्र निर्माण जैसा कुछ है ही नहीं। और रिलीजियस में तो है ही। ओके, लास्ट। क्रिएट मोरल कंफ्यूजन इन रिलीजन, क्रिएट मोरल कंफ्यूजन इन रिलीजन। कौन सी स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना है? बी गुड, थिंक गुड, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और कुछ स्पिरिचुअलिटी विदाउट डिसिप्लिन। कई लोग बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन रिलीजियस नहीं। हम किसी सेक्ट से नहीं जुड़े हैं, हम किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो आजकल के जो सो कॉल्ड ढोंगी गुरु हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हफ्ते में एक बार यहाँ आ जाए, कोई नियम पालन करने की जरूरत। लोग बोलते हैं ना इस्कॉन में आके तो ये नियम, वो नियम, ये नियम, ये नियम, ये करना है, वो करना है। भाई वहां अच्छा है, वहां कोई नियम नहीं होता, तो कोई नियम भी नहीं है तो कोई एडवांसमेंट भी नहीं है वहां पर। स्पिरिचुअलिटी फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों का, वो एक इसके जो वो हैं फाउंडर आचार्य हैं इसके स्पिरिचुअलिटी विदाउट डिसिप्लिन का, एक है श्री श्री क्या है वो, ऐसे ऐसे तो हंसेगा वो, ऐसे वो बात करता है। आपको किसी के आ, किसी के सुनने की जरूरत नहीं, ये शास्त्रों की सुनने की जरूरत नहीं, आप किसी की बात को मानने की जरूरत नहीं। आप अपने मन को देखो, अपने हृदय को देखो, जो मन कह रहा है उसको फॉलो करो।
जो आपका हृदय बोल रहा है वो करो, क्योंकि किसी के कहने से आप करेंगे तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो अपने दिल की बात सुनो। अभी क्या है, ये दिल की बात सुनो। अपने हृदय को फॉलो योर हार्ट। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति को श्री श्री के पास जाके बहुत अच्छा लगेगा और उसके लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन उसका क्या लगेगा, हर फ्राइडे मैं भी जाता हूँ, हर संडे मैं भी जाता हूँ, और फॉलो करने में कुछ नहीं। एक एक हम फंड कलेक्शन में गए थे, एक व्यक्ति था, वो पुणे में कोई एक एक ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ था। तो उसने पूछा हमसे कि आप लोग चाय पीते हैं? चाय चाय कॉफ़ी मंगाओ? हम चाय कॉफ़ी नहीं पीते। बोलते देखिए, संसार में हर चीज करना चाहिए और बिना अटैच्ड हुए। मैं चाय पीता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों से मिलना है, उनसे मित्रता करना है, उनको आध्यात्मिकता में लेके आना है। तो अगर उनके साथ मैं चाय नहीं पीऊंगा तो कैसे मित्रता होगी? लेकिन मैं चाय से पूरी तरह से डिटैच्ड हूँ। इसका क्या मतलब? और बोल रहा है संसार में सब कुछ करना चाहिए, और वो जुड़ा हुआ है किसी संस्था से पुणे में। तो ऐसे लोग हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और कोई नियम फॉलो करते हैं, और अपने आसक्तियों को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। फील गुड मिस्टिसिज्म विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग गुड, फील गुड, वाटर डाउन फिलोसफीज को वाटर डाउन करके समाज में प्रेजेंट करना। तो ये कुछ, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में स्कैंडल और हिपोक्रेसी को प्रमोट करना। तो आप समझ सकते हैं कि अभी लास्ट में चैट जीपीटी क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रेटेजी जो है, इससे उत्पात नहीं मचेगा या ऐसे बड़ी संख्या में लोग मारे नहीं जाएंगे। इससे धीरे 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 लोगों के मन में, हृदय में और चेतना में जहर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना फ्रीडम चाहेंगे, कोई ऑथोरिटी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई कल्चर नहीं बचेगा, और अपने आप को एक दूसरे से मार के 21st सेंचुरी खत्म हो जाएगी। अपना काम उसने कर दिया। ये ऐसे अभी चल रहा है। तो इसके लिए अभी समय नहीं है, तो सारे 10 पॉइंट्स हैं, इनका सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन कहाँ है? वो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में। कैसे फैमिली कल्चर को बचाना है, कैसे परम सत्य को स्थापित करना है, कैसे ये जो फ्री कल्चर है या इंटरटेनमेंट है कैसे घातक है, सोल आत्मा की सत्ता को स्थापित करना, सब कुछ यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ये है। तो ये समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पर पूरी मानवता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये 10 पॉइंट आप कहीं लिख सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि चारों तरफ यही चल रहा है। इसी तरह से लोगों को खत्म करने का प्रयास किया जाए। ओके, कोई प्रश्न है? इसके लिए प्रभुपाद जी ने और क्या कहा कि हमारे प्रभुपाद जी ने जोर दिया वर्णाश्रम के बारे में, फार्म कम्युनिटीज के बारे में। प्रभुपाद जी ने बताया कि वर्णाश्रम और फार्म कम्युनिटीज के द्वारा जितनी भी सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं एक झटके में खत्म हो सकती। अभी जैसे हमने टेक्नोलॉजी का देखा कि ऑटोमोबाइल्स आए तो सारी गांव के लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, शहर में शिफ्ट हो गए। तो अगर हमारे खुद के फार्म्स होंगे, खुद के वर्णाश्रम बेस्ड कृषि समुदाय होंगे, तो सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जीरो से लेके लास्ट तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। इसीलिए ये बहुत अधिक हमें इसको बढ़ावा देने का
और एटलीस्ट पहले डिवोटीज हैं वो समझें इसको, और डिवोटीज समझें उसके बाद फिर बाहर के लोग समझना चालू होंगे। नहीं तो ये समाज जिस गति से नरक की तरफ जा रहा है, कुछ वर्षों में ही ऐसा चीज आने वाली है। एक चीज बताना भूल गया, संसार में जो क्रॉप लैंड है, जहाँ खेती होती है, उस क्रॉप लैंड का 40% भाग ऑलरेडी रेगिस्तान बन चुका है। जितने में खेती होती थी उसका 40% रेगिस्तान हो गया। एक कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब में, सुना होगा आप सब लोग। कैंसर के पेशेंट जाते हैं, कहीं भटिंडा जाते हैं राजस्थान से, वहाँ सारे कैंसर के पेशेंट उसमें बैठ के जाते हैं। तो ये बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। यस। क्या हाँ उसके बाद कुछ लोग आए जो नास्तिकतावाद चाहते थे। हाँ तो तो ये अभी मतलब कुछ मतलब 200-300 साल पहले ये बहुत बढ़ गया है कि विज्ञान नास्तिकता की तरफ बढ़ गया। जो आस्तिक से चालू हुआ था, अभी वो नास्तिकता। अभी हमको क्या लगा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना दी है, अभी ये बना दिया, एसी बना दिया, ये बना दिया, तो जो बोलना है वो सत्य है। बोलना है भगवान नहीं तो भगवान नहीं। और वहां पे इसीलिए हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आजकल क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स लिविंग, नो थिंकिंग। इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है और सोचना तो है ही नहीं। जस्ट डू इट, डोंट थिंक, जस्ट डू इट है। प्रभु जी, जो पेस्टिसाइड्स वाला जो पूरा सिनेरियो था, जो पूरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन 40-50 साल पहले शुरू किया था, हाँ। तो उसकी वजह से भी कैंसर बनता है और लोग मरते हैं। तो वो इसको नेचुरल डेथ में आएगा ये, या हमने स्वयं से इसको किया है? और टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी अभी ऐसे लोग मरते हैं कार एक्सीडेंट में, तो लेकिन भगवान पूरा सबका मतलब मौत भी कैसे होनी है भगवान वो भी डिसाइड करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं, हमने बिगाड़ा ना चीजों को, तो फिर हमने प्रकृति को बिगाड़ा, हमने केमिकल्स को लेके आए, हमने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। भगवान ने क्या बोला था, वैदिक काल में भी शहर होते थे। हाँ, एक मैं भूल गया, पहले शहर कैसे होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी से जाते थे या बैलगाड़ी से, और सब एक फैमिली जैसे रहते थे पूरे शहर में, सब एक दूसरे को जानते थे। अब क्या हो गया, वो 1 घंटे दूर स्कूल है, 2 घंटे का जो वर्किंग प्लेस है। तो हमने ये बिगाड़ा है सिस्टम। हम पेस्टिसाइड लेके आए, हमने जो डेथ की स्पीड है वो बढ़ा दिया, और दूसरा क्या बोला आपने, ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, वो हमने किया। तो भगवान के कंट्रोल में तो है, लेकिन भगवान अनुमति देने वाले, लेकिन उसको बिगाड़ने वाला कौन है? तो जिम्मेदार कौन हुआ? तो फिर हम लोग। इसको नेचुरल डेथ में इसको काउंट किया जाएगा या नहीं, artificial? नेचुरल डेथ नहीं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नेचुरल डेथ नहीं। और जो कैंसर वाली पेस्टिसाइड्स के द्वारा भी हमें नई नई बीमारियां बनती जा रही हैं, लाइफ स्टाइल हाँ, डिसऑर्डर, वो नेचुरल डेथ नहीं। तो इसके बाद जो मरने के बाद की नेचुरल प्रोसेस रहती है कि डिसाइड होता है कि कौन सी योनि में जाना है, या तो वो सब फिर वो फिर कर्म का नियम है, उसके अनुसार कैसे मिले, उससे जान के क्या करें। मतलब यही तो हमें कैसे मरना, नेचुरली मरना, अननेचुरल मरना। नहीं तो अननेचुरली प्रभु जी मतलब मर ही रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बढ़ते जा रहे हैं इतनी तेजी से, तो वो किसी ना किसी कारण से ये जो पेस्टिसाइड, नहीं, उससे जान के क्या होगा कि हम नेचुरली मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, अननेचुरली मरेंगे कहाँ जाएंगे, मतलब ये उससे का पता भी चल गया तो क्या होगा, उससे क्या होगा बताइए। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर के भूत बन गए और नेचुरली मरे, उससे जान के क्या होगा, क्या उससे क्या मिलेगा, उससे अभी के जीवन में हमारे क्या अंतर है कि कोई भूत बन गया और कोई नेचुरली मर गया, उससे हमारे भक्ति जीवन में क्या अंतर है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो मैकेनाइजेशन हो रहा है या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है,
ये इस स्थिति को रिवर्स कैसे किया जाए, हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम केवल एक इंफॉर्मेशन बैंक बन के रह जाएंगे। हाँ, अमेरिका में ये हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ये हुआ, इससे ये हुआ, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। करना क्या है, कुछ नहीं। तो वो क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन उसका आंसर से कुछ अंतर नहीं आना, उससे हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में कोई अंतर, उससे सोसाइटी में कोई अंतर नहीं है। हमें ये सोचना है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की तरफ कैसे बढ़े, कम से कम हम अपने जीवन में कैसे कर सकें उस चीज, वो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। जी बोल, ठीक। तरुण, हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, हाँ। और अभी 5,000 साल होते में ही मतलब इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हाँ। हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कलयुग का जो समय है उससे पहले ही पूरा ह्यूमन जितने भी वो सब समाप्त हो जाए, जैसे आने वाले और 5,000 सालों में और ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, ह्यूमंस उसी समय एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो फिर तब क्या होगा, मतलब जो कल की अवतार आई, तो मतलब आगे बोला है कि फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया। वो चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो आप, कल की अवतार जल्दी आ जाएगा। सारे ह्यूमंस मर गए, कल की अवतार आए, अरे कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो तरुण को भेजा जाएगा, अरे कोई तो हो मनुष्य, मैं आ गया, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये फालतू के क्वेश्चन इससे कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे स्पेकुलेशन मत कीजिए, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान देखेंगे उसको। हमारा जो हम गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास करें। अधिक जान लेने से गलत तरीके से ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं। और मानस, ब्रो मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने बचपन से ये सभी सुना है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, और ये सब फॉलो किया है, तो ये तो अंदर तक बैठ चुका है। और अभी हमें पता है कि सिंपल लिविंग मतलब फार्म कम्युनिटीज़, लेकिन तो उसमें डर लगता है एक जाने में, कि एक अंदर से डर आता है, वो उससे कैसे कर सकते हैं ब्रो? देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब लोग तो यही कर रहे हैं, मैं अलग करूँगा तो फिर मैं ही अलग हो जाऊँगा इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो हमें सैद्धांतिक रूप से कन्विंस होना। अभी यहाँ ये बात नहीं हो रही कि एक लेक्चर हुआ फार्म कम्युनिटी में चले, इसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कम से कम पहले हम कन्विंस तो हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या जो मॉडर्नाइजेशन है कैसे सभी स्तर पे नुकसान कर रहे हैं, पहले इस पे कन्विंस हो। कन्विंस होने के बाद फिर उसके स्टेप्स हैं अलग अलग, जैसे कोई प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, फार्म के प्रचार के लिए कुछ लोग वहां पर रह रहे हैं। सब अलग अलग भक्तों की अलग अलग फ्रंट पे आवश्यकता है, कोई इस फ्रंट पर है, कोई इस फ्रंट पर है, कोई इस फ्रंट पर है। कुछ लोग हैं जो अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आइडियल कृषि समुदाय कैसे होना चाहिए। कुछ लोग उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, कुछ लोग उसका प्रचार करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है 50% कार्य बाकी है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें योगदान देना है। और कुछ होंगे जो उसमें वहां पर जाके रहेंगे। तो अभी हमें डर लग रहा है, तो फिर उसके बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम। हमें शहर में डर क्यों नहीं लगता? जब हम सुनते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हर 13 मिनट में एक डेथ हो रही, तो डर क्यों नहीं लगता? एक बार सव्य सचिव, मैं बड़ौदा में था, तो सव्य सचिव से किसी ने पूछा कि प्रभु जी फार्म पे रहेंगे तो सांप आते हैं, तो बहुत डर लगता। तो प्रभु जी ने बोला कि रोड पे भी तो बहुत सारे सांप घूमते हैं, इतने सारे ट्रक जा रहे हैं, इतने सब गाड़ियां जा रही हैं, उनसे डर नहीं लगता? वो कभी कभी एक सांप आएगा, उससे आपको डर लग रहा है। तो वो हमारी, क्योंकि इतने साल की ट्रेनिंग के बाद हमारी सोच ऐसी हो गई, तो समय लगेगा उसमें, धीरे धीरे उसमें कम से कम हम कॉन्सेप्चुअली समझे कि चल क्या रहा है, फिर उसकी शुरुआत होगी, फिर धीरे 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 करके वो मूवमेंट बढ़ेगा।
और अल्टीमेटली सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का गोल क्या है? भक्ति में आगे बढ़ना। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है अमेरिका में जो प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस भक्ति नहीं है। तो हमारा पर्पस वर्णाश्रम, सिंपल लिविंग, हाई थिंक है। किस लिए? जिससे भक्ति अच्छे से कर सके, तब वो कंप्लीट पैकेज। ओके, तभी प्रसाद। हाँ।